दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आजकल राणा सांगा और बाबर को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है और ये इस रूप में सामने आ रही है जिसपे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 500 साल पुरानी बात आज इस तरह से सामने लाई जाएगी जिससे सामाजिक वैमनस्य बढ़े और वोट बैंक की राजनीति को साधने में अलग-अलग राजनीतिक खेमों को अलग-अलग तरीके से फायदा पहुंचे। सवाल यह है कि पूरी दुनिया जहां एक तरफ चांद और मंगल ग्रह पर जा रही है, वैज्ञानिक नैनो टेक्नोलॉजी से भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। लेकिन हमारा देश जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, संविधान के मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात से कहीं न कहीं पीछे हटकर अब ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में मस्जिद के नीचे मंदिर खोदो, मंदिर के नीचे मस्जिद खोदो, भारत खोदो अभियान, चाहे वो इतिहास की खुदाई हो, चाहे वो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हो, केवल इसी में लगा हुआ है। हर आदमी का इंटरेस्ट ऐसा लगता है इसी में है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राणा सांगा विवाद की असलियत क्या है और राणा सांगा की भूमिका क्या थी और आज उसे इस रूप में पेश करने के पीछे की मानसिकता क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। इस विवाद उनके इस बयान के बाद बवाल बढ़ना शुरू हुआ। उनके घर पर भी लोगों ने तोड़फोड़ की। राजपूतों के संगठन विरोध भी कर रहे हैं। तो इस पूरे विवाद की असलियत क्या है, इसके लिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। खासकर एक्स पर उनकी लोकप्रियता तो बहुत ज्यादा है क्योंकि जो एक नई बिरादरी जिसे आम तौर पर लोग अंधभक्त या भक्त से संबोधित करते हैं, हालांकि मैं नहीं करता, मैं किसी को इस तरह की कैटेगरी में नहीं रखता, लेकिन जो एक चलन है उस चलन में ये जो डाला गया है वो इनसे परेशान रहते हैं और इनकी इतिहास के ऊपर, ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर जिस प्रकार से रोचक तथ्य बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में लाते हैं, उससे बहुतों को मिर्ची लग जाती है। तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं मनीष सिंह से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक मनीष रिबॉर्न के नाम से आप इनको अक्सर सोशल मीडिया साइट एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां अक्सर देख सकते हैं। तो मनीष जी से बहुत बहुत सबसे पहले हम शुक्रिया चर्चा इस बात की करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने समय निकाला हमारे लिए आज। और बड़ी चीज ये है कि मनीष जी से जब हम चर्चा कर रहे हैं राणा सांगा पर, तो स्वाभाविक है कि इस विवाद की चर्चा जहां से शुरू हुई है, यह विवाद जहां से बढ़ा है, वो है समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी धारा के नेता रामजी लाल सुमन के बयान से। क्या लगता है मनीष जी, रामजी लाल सुमन के बयान के बाद ये बवाल इतना बढ़ना चाहिए था क्या? उसमें क्या गलती थी और रामजी लाल सुमन है कौन? सर, रामजी लाल सुमन आज से नहीं, समझिए 1990 के दशक से राजनीति में सक्रिय है और हाँ, ये चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री रहे। मजे की ये बात मतलब खुद है कि राजपूत थे। एग्जैक्टली वो स्वयं राजपूत थे और समाजवादी धारा से निकल करके चंद्रशेखर जैसे मजबूत रीढ़ वाले आदमी के साथ में जो जो किसी के साथ में किसी बेलाग बेलपट बात करने वाला बंदा था और उस तरह की राजनीति से निकल करके ये सुमन साहब आए हैं। अभी हाँ, आपने एक तो इंट्रो आपका बहुत अच्छा था जिसमें आपने लगभग पूरा निचोड़ ही शुरुआत में रख दिया था। लेकिन एक चीज तो मैं थोड़ी सी असहमति आपसे करूंगा कि ये जो विवाद है ये रामजी लाल सुमन के बयान से शुरू नहीं होता है। ये शुरू जी, होता है औरंगजेब के नाम पर वो जो एक छावा फिल्म के बाद जी, ये पूरा एक मामला शुरू हुआ है। तो हाँ, एक फिल्म बनती है या बनाई जाती है लोकप्रियता के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिसके पहले ही डिस्क्लेमर में लिखा हुआ होता है कि इसका कनेक्शन किसी इतिहास से नहीं है, ये कल्पना है। हाँ, और वहां से फिर औरंगजेब और औरंगजेब के सामने वहां से फिर बात मुगल तक आती है और मुगलों से फिर बात आती है बाबर तक, 5 पीढ़ी पीछे जा करके। और अब वहां से फिर खोदते खोदते हम ये पूरा तारतम्य निकल के आया है राणा सांगा तक। तो ये जी, वहां से शुरू हो रहा है। और ये हमारे यहाँ हमारे देश में जो राजनीति है वो किस तरह से डिस्कोर्स को, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो सिनेमा हो, आप स्कूल की किताबें हो, हर तरफ से एक पॉल्यूटेड मैसेज जिसका एकमात्र पर्पज यही है कि लोगों को साइंटिफिक सोच से दूर रखा जाए, लोगों को आज की समस्याओं से दूर रखा जाए और उन्हें इतिहास के ही गड्ढे खोदने के लिए, औरंगजेब की कद्र खोदने के लिए ही वहीं पर सीमित रखा जाए।
तो ये उस तरह से ये धारा यहाँ पे पहुंची और रामजी लाल सुमन ने जो जवाब दिया है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था। ये उन्होंने अपनी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी खड़ा की है ऐसा नहीं है। राणा सांगा ये सवाल यहाँ पे दो चीजें राणा आती हैं। सांगा वाले सवाल पर हम आएंगे मनीष जी। ये बताइए, मतलब विरोध कर रहे हैं राजपूत संगठन, करनी सेना उसमें सबसे आगे आगे, तो ये चंद्रशेखर जी के चेले का विरोध कर रहे हैं राजपूत संगठन, ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कि ये हो क्या रहा है? नहीं, उन्हें तो पहली चीज ये मालूम नहीं होगी आजकल के जो राजपूत संगठन है और ये जो संगठन अभी हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये राजपूत संगठन है। मैं मनीष सिंह हूँ, लोग रिबाऊ मनीष जानते हैं, मैं स्वयं राजपूत हूँ और मैं नहीं मानता कि ये लोग हमारी अपनी समाज को ये कहीं से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो बगल बच्चा है ना, ये आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल और करणी सेना, ये सब एक दूसरे के नाम बदल कर बैठे हुए लोग हैं, समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसमें सिर्फ हुलीगन्स भरे हुए हैं। तो इन लोगों ने रामजी लाल सुमन के बयान को एक बहाना बना करके और उनके घर पे तोड़फोड़ करी, उनकी सुरक्षा खतरे में डाली। बात हो रही है यूपी में। यूपी वो राज्य जिसके मुख्यमंत्री किसी समय संसद में बैठ करके इसी तरह की बात पे सदन से संरक्षण मांगते हुए फिर रहे थे। अभी आज रामजी लाल सुमन ने सदन से संरक्षण मांगा, उन्हें क्या जवाब मिला हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय है कि वो रोते हुए नहीं, पूरी ताकत के साथ, रीढ़ मजबूत के साथ, और वो जो जिस मजबूती से चंद्रशेखर बात किया करते थे उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, संरक्षण मांगना है। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग हमारे किसी तरह से प्रतिनिधि हैं या हमारे संगठन। ये राणा सांगा की जो भूमिका है, बाबर को उन्होंने कहा जाता है कि बाबर को आमंत्रित किया, ये रामजी लाल सुमन कर रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं कि इन सब चीजों को मैं जानूं। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, 12वीं क्लास तक साइंस भी पढ़ी, लेकिन इतिहास में ढंग से एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ ली, जब जरूरत थी तब पढ़ ली, उसके बाद मैं पढ़ा नहीं ज्यादा इतिहास, इसलिए मैं इतिहास जानता नहीं। ये बताइए कि राणा सांगा की जो 1528 वाले पीरियड की जो बात होती है, ये क्या है मुद्दा? बाबर को किसने बुलाया और कैसे बुलाया, और राणा सांगा की भूमिका क्या थी, या बाकी जिन लोगों का नाम लिया जाता है बाबर को बुलाने में, उनकी भूमिका क्या थी? देखिए, दो लोगों का नाम आता है पूरे हिस्ट्री में, कॉन्टेक्स्ट में। एक दौलत खां लोधी था जो पंजाब का गवर्नर था, कहा जाता है कि उसने बुलाया, और एक राणा सांगा का नाम आता है। तो इसके बारे में जो बाबर ने लिखा हुआ उससे संकेत ये मिलता है कि उसे बुलाने वाला राणा सांगा थे। अब सवाल ये भी नहीं है कि राणा सांगा ने बुलाया न या बुलाया, सवाल यहाँ पर राणा सांगा की देशभक्ति का है, और राणा सांगा की देशभक्ति के माध्यम से राजपूतों की देशभक्ति का है, और उनके एक संगठनीकरण से जुड़ी हुई बात आ जाती है। मैं पूछना चाहूंगा, आप देशभक्ति का कोई सवाल आप एक बार के लिए साइड कीजिए, उस राणा सांगा ने बुलाया या नहीं बुलाया। अगर बुलाया तो क्या गलत किया? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात चाणक्य नीति कहती है। हमारे हिंदुओं में सबसे बड़े जो ज्ञानी थे चाणक्य, कांटे से कांटा निकालने वाली नीति। अगर उन्होंने बुलाया और लोधी के खिलाफ उन्होंने बाबर को लड़वाया तो ये तो बहुत अच्छी रणनीति थी, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता था। राणा सांगा उस समय देखिए जयमल के लड़के थे, और कुंभा साहब के बाद में वो सबसे बड़े राजस्थान को एक करने वाले वो लीडर थे, और उनके इर्द गिर्द की जो रियासतें थी, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ की ओर में लोधियों का शासन था, साउथ की ओर में मालवा था। मालवा का जो राज था वो धीरे धीरे टूट रहा था, तो उस तरफ उन्होंने अपना कुछ विस्तार किया, और उधर के जो लोगों ने अगर अटैक किए तो उसके लिए उन्होंने सुरक्षा दी, और एक पूरा राजपूताना राजपूत संघ जैसा उन्होंने निर्मित किया था, जिसमें मेवाड़ भी आता है, मारवाड़ भी आता है, बूंदी, कोटा और इधर आसपास के जितने भी राजपूत थे उनका। तो अब ये जब मिलकर के एक्सपांशन की बात हो रही है, उनका देश कौन सा था? उनका देश था मेवाड़। मेवाड़ के हित में काम किया और उसके लिए उनको जो आवश्यकता लगती थी उन्होंने उस तरह की रणनीति अपनाई, उस तरह के अलायंसेस किए, और ये काम तो इतिहास में हमेशा होता रहा है। हम आज के चश्मे से हम मेवाड़ के व्यक्ति को हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो भारत के प्रति, भारत कहां से आप उसको कनेक्टिविटी कहां से आप बना रहे हैं? उनका देश, उनका राज्य, उनकी धरती मेवाड़ थी। उस दौर की सोच यही थी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, सब कुछ तो अलग अलग था ना साहब, वो बाद में आकर के रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनता है। तो आज का जो आपका एक चश्मा आपके ऊपर है देशभक्ति का, जो भी परिभाषाएं हैं, उसके हिसाब से आप इतिहास के तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने या उसमें से किसी को देशद्रोही और
देशभक्त साबित करने वाले आप हैं कौन? तो इस पूरी अच्छा, बहस आप जो में बात कह रहे हैं इसमें तो एक बड़ी जी, रोचक चीज मुझे याद आ रही है। राणा सांगा और बाबर, मतलब एक राजपूत और एक मुसलमान, सीधे सीधे देखिए वोट बैंक की राजनीति में यही जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको हवा दी जा रही है। ये रॉकेट साइंस हाँ, नहीं है कि कोई समझ ना पाए। लेकिन हमें ये जी, बताइए, मेवाड़ की बात आपने की, महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान सूरी। जी, और राजस्थान की बात और राजपूतों की बात होती है तो मुझे कराची टेस्ट का वाकया याद आता है। टेस्ट मैच कराची में हो रहा था 1989 में। श्रीकांत की हुँ, कप्तानी में भारत टीम गई, इंडियन टीम गई थी। सचिन तेंदुलकर का पहला टेस्ट था और कपिल देव का 100वां टेस्ट मैच था। उस टेस्ट मैच के बीच में एक दिन पत्रकारों के सामने चीफ सेलेक्टर राज सिंह डूंगरपुर, जो राजस्थान से ही आते थे, डूंगरपुर रियासत से, राजपूत थे, हाँ, 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 उन्होंने अजहरुद्दीन से मीडिया के सामने पूछा, मियां कैप्टन बनोगे? वो वाकया बहुत चर्चित वाकया है। और हाँ, वो अजहरुद्दीन वो मशहूर दौरा डायलॉग है। खत्म होते होते न्यूजीलैंड दौरे के पहले कप्तान बना दिए गए, अगले 9 सालों के लिए भारत के। 9 सालों तक इस देश की कप्तानी अजहरुद्दीन ने की। इन टर्म्स ऑफ ईयर अजहरुद्दीन से ज्यादा लंबे समय तक कोई कप्तान नहीं रहा। 3-3 वर्ल्ड कप। हाँ, आप बताइए, तब तो इन्होंने भी दिया। और देखिए, कलाम साहब महान वैज्ञानिक, वो भी देखा जाए तो उनकी धार्मिक आस्था, मुसलमान थे वो। उनके साथ राजस्थान से ही आने वाले एक राजपूत नेता उपराष्ट्रपति थे। ये भी एक तथ्य है। अजहरुद्दीन जब बिल्कुल, कप्तान थे तो एक राजपूत ही उप कप्तान थे, अजय जडेजा। ये भी एक तथ्य है। तो किस वो भी रूप राजस्थान में ये झुठला दिया जाएगा, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस विवाद से मिलेगा क्या। तो खैर, राणा सांगा पर ही वापस आते हैं। राणा सांगा को जो कहा जाता है कि बुलाया, दूसरे लोगों का जो नाम लिया जाता है, वो पूरा माजरा क्या था, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो कालखंड का माजरा क्या देखिए था? उत्तर उत्तर भारत की राजनीति उस समय जो थी लोदियों के हाथ में सत्ता थी, लेकिन लोदी बहुत हम्म, मजबूत शासक नहीं थे। खास जी। तौर पे जो आखिरी लोदी था, सिकंदर था शायद, बोल रहा हूँ मैं। हम्म, तो लास्ट लोदी ने उसके दौर में बहुत ज्यादा बोलना चाहिए सत्ता उसके हाथ से निकल रही थी। और तमाम जगहों पे, राजस्थान में भी इसके पहले राणा सांगा ने भी उनको कुछ जगहों पे हराया था। इन्होंने हम्म, राजपुताने के ऊपर में कई अटैक्स किए थे, लेकिन किसी भी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और हम्म, इस समय पंजाब का जो गवर्नर था, उसकी ये निगाह थी कि वो किसी तरह से इस शासन को अपने हाथ में ले ले। इधर हम्म, राजपुताने के लोग अपनी पुरानी जो उनकी एक खुन्नस थी और अपना जो साम्राज्य विस्तार का एक मन होता है, वो सारी चीजें उस दौर में, उस दौर की राजनीति में यही चल रहा था। दक्षिण की हम्म, तरफ मालवा का जो इलाका है, उस तरफ भी मालवा की सल्तनत जो मांडुक से चलती थी, तो वहां पे भी हम्म, काफी कमजोरी का आलम था। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय सब कोई एक दूसरे से लड़ करके और भारत के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास में थे। तो ऐसे जी। समय में बाबर का जो रेफरेंस आता है, बाबर ये बता रहा है कि भाई राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया था। अब बाबर हम्म, अगर राणा सांगा को आमंत्रित कर रहा है, दो लोगों के बीच में कोई समझौता हुआ, तो वहां तो दो ही हम्म, लोग उस बात को वेरीफाई कर सकते हैं ना, मैं और आप कौन होते हैं। उसमें भी जी। विजेता जो है वो बता रहा है। एक और आपको बताऊं, अपने अच्छा, बाबरनामा नहीं में नहीं, ये उसने एक और बताइए, इतना बताइए, मनीष भाई, ये मैं कह दूं बताइए, उसे, ये बाबरनामा राणा में वो सांगा को लिखता अगर, है कि जी, बाबरनामा में जी, वो लिखता है कि अगर राणा सांगा के पुत्रों में तीन पुत्र थे उनके, अगर वो बहुत अगर सक्सेसफुल होते, अच्छे होते, तो मुगलों को आसानियत नहीं होती अपना साम्राज्य बनाने की। हम्म, वो कहीं ना कहीं राणा सांगा को प्रशंसा भी कर रहा है अपनी जी, उसी किताब में। तो वो जो बता रहा है वो तथ्य बता रहा है, और उस तथ्य हम्म, में दूसरा पक्ष जो है उस चीज को आज डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए डिनाई करने की कोशिश कर रहा है कि आज की डेट में राणा सांगा के ऊपर कोई आक्षेप अगर लगता है, तो वो राजपूतों का के ऊपर में एक असम्मान की बात होती है। ये पूरी हम्म। कहानी बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, आप जी, जो आपका कहानी सवाल। बनाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक इससे समझ में आ रहा है, राणा सांगा को इनवाइट किया, लड़ने के लिए इनवाइट किया या स्ट्रेटेजिक रूप से कुछ चर्चा करने के लिए इनवाइट किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। जिसने भी नहीं, किया, राणा सांगा ने किया या किसी और ने, उनकी बाबर को उनकी जिसने भी अपनी इनवाइट किया। योजना उनकी उनकी अपनी योजना ये थी कि जो लोदीज हैं उनको ऊपर में बाबर अटैक करेगा, और जिस समय ये उससे बचने के लिए जाएंगे, तब ये आगरा की ओर और मथुरा की ओर अपना कब्जा कर लेंगे। ओके, तो हम्म, ये एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली टेक्निक थी। इसके पहले लोदियों के साथ में इनकी कई लड़ाइयां हुई थी,
और लोदियों के रहते इनका साम्राज्य सुरक्षित नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना था। और ये एक दो लड़ाइयां जरूर अपनी बचा ले गए, लेकिन इतने भी मजबूत नहीं थे कि सीधे सीधे लोदी से लड़कर के उससे जीत सकते थे। उनको किसी न किसी किस्म का जी। कोई अलायंस चाहिए था, तो उन्होंने अपने अलायंस के लिए प्रयास किया। और अगर आप जरा सा सोचिए कि अलायंस सफल हो जाता तो क्या होता। अगर सफल हो जाता तो पहले तो ये आगरा को और मथुरा को जीत लेते, उसके बाद बाबर को भगा करके और पूरा पंजाब और फिर काबुल तक यहाँ पे पूरा राजपूताना फैल जाता। सोचिए कितनी बड़ी चीज होती। और ये 400 साल के सल्तनत युग को हटा करके वहां पर इनके राजपूतों की वापस सत्ता को बिठाने वाला व्यक्ति, ऐसे में राणा सांगा का इतिहास में आप मयार सोचिए, कितनी बड़ी चीज, कितना दूर का उन्होंने सोचा था। कमी यहाँ पे ये हो गई कि वो खानवा के युद्ध में हार गए, वो भी पराजित काफी हो गए, हाँ। मजबूत उन्होंने बैटल दी थी, लेकिन हार गए क्योंकि हाँ बाबर सुपीरियर था वहां, उसके पास में तोपें थी, उसकी स्ट्रेटेजी बेहतर थी, और हम कुछ पुराने तरीकों से लड़ते थे। अगर ये सफल हो जाता तो आप तो इसे चाणक्य नीति कहते, कांटे से कांटा निकालने के वाली बात कहते, और इतिहास में इस चीज को हम एक सकारात्मक रूप से पढ़ रहे होते। तो सिर्फ एक थोड़ी सी लड़ाई में प्लस और माइनस हो जाने की वजह से ये आज पूरा हम उसको दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की बिल्कुल कोशिश। आप अलग नजरिए से देखने की कोशिश की बात कर रहे हैं, और आगरा का भी जिक्र आ रहा है, इनविटेशन का भी जिक्र, आमंत्रण का भी जिक्र आ रहा है। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक सैनिक तानाशाह थे जनरल परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ को शांति दूत समझकर भारतीय जनता पार्टी से आने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा बुलाया। परवेज मुशर्रफ ने उस आमंत्रण का फायदा उठाकर खुद को पाकिस्तान के राष्ट्रपति में तब्दील करा लिया, राष्ट्रपति घोषित करा लिया। तब वो आगरा पहुंचे। जब वो आगरा पहुंचे, आगरा की धरती पर भारत की मीडिया का इस्तेमाल कर, भारत की सरकार को जलील कर, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कमियों को भारत की धरती पर उजागर करके वो वापस बीच में वार्ता छोड़कर चले गए। तो जिस तरह से राणा सांगा की चूक की आप बात कर रहे हैं कि वो चूक गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या राइट विंग को मानने वाले लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ जैसे मार्शल लॉ वाले शासक को राष्ट्रपति बनाने में मदद की, क्योंकि उनके इन्विटेशन के बाद ही वो राष्ट्रपति पद एज्यूम किए, और यहां आकर भारत सरकार को आईना दिखाते हुए भी वापस चले गए। तो इतिहास में कहने का मतलब कि ऐसा नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी कोई गलत आदमी थे। अपनी तरफ से उन्होंने भी एक कदम उठाया, वो सटीक नहीं बैठा। और जो बात आप कह रहे हैं कि राणा सांगा ने भी यदि कोई कदम उठाया होगा, वो सटीक नहीं बैठा, तो उसको लेकर आज जो बवाल मच रहा है, उस बवाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आज का बवाल तो इस तरह से है कि आप देखिए पिछले चुनाव में इनकी सीटें घटी हैं, और राजस्थान से लेके गुजरात से लेके यूपी और बिहार में जो मध्य प्रदेश भी आप शामिल कर सकते हैं, ठाकुरों का, राजपूतों का एक बड़ा तबका उनसे नाराज रहा है, और उस नाराजगी को यहाँ ये एक मौका मिल गया है, और इनके हुलिगन्स कोशिश कर रहे हैं कि मामला और भड़के। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कैजुअल एक रिमार्क दिया, शायद राजनीति में इस तरह की बात उन्हें न करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कर दी और इसका फायदा उठा लिया गया है। और अब इसको एक उबाल और बढ़ाने की कोशिश, राजपूती सम्मान से जोड़ने की कोशिश, और उसके नहीं तो पक्ष यही में मैं आपसे जानना चाहता हूं मनीष जी, आज रजवाड़ों का जमाना नहीं है। आज लोकतांत्रिक रजवाड़े भले पैदा हो गए हैं इस देश में, अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेट रजवाड़े भी हो गए, लेकिन एक तथ्य तो यह भी है कि इस देश को 2 राजपूत प्रधानमंत्री मिले, और दोनों उसी समाजवादी धारा की पार्टी जनता दल का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री बने। वो तो कोई आरएसएस ने बनाया नहीं था उन्हें प्रधानमंत्री, बिल्कुल। वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया नहीं था। वहां तो जसवंत सिंह ने जिन्ना पर किताब क्या लिख दी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। यहां तो यह भी हुआ था, ये सब कुछ हुआ था यहाँ पर। तो सवाल यह है कि 500 साल पहले एक छोटी रियासत के राजा थे राणा सांगा, उसको लेकर सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं टेलीविजन पर कि वीपी सिंह फेंका गए। आपने सुना होगा, जिस पर कि एक महिला प्रवक्ता एक पार्टी की, उसने बहुत कड़ा ऐतराज जताया था। वहां क्यों नहीं भावनाएं आहत होती? आज तक किसी राजपूत को भारत रत्न नहीं दिया गया, मेजर ध्यानचंद को भी नहीं मिला भारत रत्न, चंद्रशेखर को भी नहीं मिला, वीपी सिंह को भी नहीं मिला, अर्जुन सिंह, किसी को नहीं मिला है। 50 से ज्यादा भारत रत्न बढ़ चुके हैं, किसी को नहीं मिला। वहां भावनाएं क्यों नहीं आहत होती है? तो वो उनके
अपने आइकन्स नहीं थे। देखिए हाँ, इनके अपने तरफ एक तो मुश्किल ये है कि इनके पास कोई आइकन ही नहीं है। इन्होंने कभी भी कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं की है। इन्होंने अपने पूरे इतिहास में लोगों को फायदा देने वाला कोई भी राजनीतिक आंदोलन नहीं किया है। एक एक्सेप्ट आप राम मंदिर आंदोलन की बात कर ले, और उस पूरे आंदोलन से जितने भी नेता निकल करके आए हैं, सारे ईमानदारी से कहिए ये दोयम दर्जे के लोग हैं। इनके अंदर लीडरशिप नहीं, ये अपनी लोगों को अंदर में गुस्सा पैदा करने, बड़बोला बयान देने और उस तरह की चीजों से ही अपनी राजनीति को सिक्योर कर पाने में सफल हुए हैं। इनमें से किसी का भी सामाजिक न्याय के लिए या देश के विकास के लिए मैं कोई योगदान अभी तक तो समझ नहीं पाता हूँ। आपने अर्जुन सिंह की बात की, आपने चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात की। ये उस समय के, उस दौर के लोग थे जो एक सकारात्मक सोच के साथ में काम करते थे। लंबी एक पूरी समाज को फायदा देने की कोशिश उनकी होती थी, एक करने की कोशिश होती है। राजनीतिक उनके आप विरोध और पक्ष में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इनके पास में इस तरह के लोग हैं नहीं। ऐसे में कोई रास्ता नहीं बचता ऐसे नकली आंदोलनों का, ऐसे नकली मामलों का, पिक्चरों के ऊपर और छोटे छोटे बयानों के ऊपर। हर बार इनकी कोशिश ये है कि समाज में किसी तरह से विभाजन हो, और ये विभाजन सिर्फ हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात नहीं होगी। यहाँ पे फिर वो यादव, अगड़ा, पिछड़ा, अब राजपूतों का एक अलग इस तरह से मंच बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी सेनाएं वहां पे आ जाती हैं जो इनके इशारों पर तोड़फोड़ करती हैं। तो ये तो सोचने की बात है कि इनको राजपूतों से कोई लेना देना नहीं है। तात्कालिक तौर पर किस मुद्दे से इमीडिएट कितनी आग भड़केगी और उसमें वो अपनी कितनी रोटी सेक पाएंगे, इसी पर इनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। इनको राजपूतों के सम्मान से कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं राजपूतों के सम्मान से लेना देना नहीं है, लेकिन ये बताइए, जब हम 400 साल 500 साल पहले की बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट है, इसको हम छोड़ते हुए क्यों चले। राजस्थान में रियासतें बहुत ज्यादा थी, जोधपुर था, जयपुर, मेवाड़, तमाम थे, मारवाड़, तमाम राजघराने, अमरकोट तक फैला हुआ था जो अब पाकिस्तान में। सवाल ये उठता है कि उन सब राजघरानों को लेकर के आप देखें तो ऐसा नहीं था कि मुगलों के साथ लोग नहीं थे, उनके साथ भी लोग थे। उनके राज्यों के बीच में जो एक राजनयिक संबंध होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, आज भी देखिए जो आज नए लोकतांत्रिक देश है उनके बीच भी लोकतांत्रिक रिश्ते होते हैं। उस समय भी अलग अलग रजवाड़ों के बीच में अलग अलग रिश्ते थे। हर राजघराने में कहीं से दोस्ती थी, कहीं से दुश्मनी थी, सब चीजें चल रही थी। आपका सरनेम लोग लिखते हैं सिंह तो लोग पकड़ लेते हैं कि राजपूत है। मैं सिंह नहीं लिखता, इसलिए लोग मेरे सरनेम की वजह से लोग नहीं पकड़ पाते, पकड़ना भी नहीं चाहिए, खैर कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें देखने की। लेकिन सवाल ये उठता है कि रजवाड़ों के योगदान की तुलना हम आधुनिक भारत में देखें तो नो डाउट बहुत बड़ी है। इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते कि इस देश की तरक्की में भी उनका योगदान है। महारानी गायत्री देवी ने कितने स्कूल खोले हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए कितना काम किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रजवाड़ों की दी हुई जमीन पर बना हुआ है। और इस देश में अधिकांश शिक्षण संस्थान आप देखेंगे ट्रावनकोर दक्षिण भारत में, वहां से शुरू करें तो आज जिसे केरल कहते हैं हम, वहां पर जो आज साक्षरता दर सबसे ज्यादा देखते हैं, वहां भी रियासतों का योगदान रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी परिपाटी मनीष भाई डेवलप हो गई है जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव वर्क, किसी भी एरा के सकारात्मक पक्ष को छोड़कर नकारात्मक पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो अच्छी चीजें हुई उन पर चर्चा नहीं करेंगे, जबकि इतिहास हमें सीख देता है। इतिहास इसलिए होता है कि हम अच्छे पक्ष को सीखें और जो इतिहास में गलतियां हुई है उनसे सबक लें। ये उल्टी बात क्यों हो रही है? देखिए, इतिहास में अच्छी बातें जो होती हैं उनको समझने के लिए आपको एक विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की जरूरत है। उसके हिसाब से आप चीजों को आगे के लिए बुनते हैं। इतिहास केवल किताबें पढ़ना, केवल सन याद कर लेना, केवल युद्ध याद कर लेना, ऐसा नहीं होता है। इतिहास अपने आप में एक बदलाव की प्रक्रिया का एक अध्ययन है। तो उस पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को या आम लोगों को, आपके दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया में बदलाव किस तरह से हुए। हर युग को उसके ही कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें, और उससे जब आपको सीख मिलती है तो आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास से सीख लेने के लिए, इतिहास पे गुस्सा होने के लिए नहीं। राजपूत मेरा नाम सिंह है या सरनेम कुछ भी हो, उससे उसमें गर्व कुछ भी नहीं होता। मेरे नाम का म्यार कितना है,
सरनेम तो आपको इनहेरिट करते हैं, आपकी कोई चॉइस नहीं चंद्रशेखर जी होती, कहाँ धर्म सरनेम आपका लगाते थे? नहीं लगाते थे। मेजर तो ध्यानचंद कहाँ ये सरनेम लगाते थे? तो क्या वो राजपूत नहीं नहीं थे? लगा। थे ही। तो ध्यानचंद का नाम खेल की वजह से उनका नाम का म्यार ऊंचा है, चंद्रशेखर का म्यार ऊंचा है, सरनेम की वजह से नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो भी आम लोगों के लिए काम किया या जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की उनके लिए, लेकिन उन उपलब्धियों को हासिल करने में लंबा समय लगता है और उसके लिए आपको एक गंभीर सोच की आवश्यकता होती है। वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान रेजीम के से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास में वो सोच की गहराई कहीं मौजूद नहीं है। धर्म को वो चाहते हैं, गर्व को वो चाहते हैं कि गले में, जैसे बैल के गले में घंटा होता है, आप कहीं भी जा रहे हो वो बजता रहता है, तो उसको बजते रहना चाहिए। अगर बजना बंद कर दिया तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी। 70-80 सालों से जो हमने हिंदुस्तान बनाया था, जिस हिंदुस्तान को आज हम बिगाड़ रहे हैं, वो एक साइंटिफिक सोच के ऊपर, ये हिंदू मुसलमान जात धर्म की धारा को हम पुराने जमाने में जो टीवी देखते थे उसमें जो गाने आते थे, उसमें जो संदेशे आते थे, उसको याद कीजिए, और आज जो टीवी पे संदेशे आते हैं, आज जो नेता रैली में बोलते हैं, उसको अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दौर में हमने अपनी दरारों को पाटने की कोशिश की, और इस दौर में हम अपनी दरारों को फैलाने की और उसके ऊपर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दरारों को पैदा करने के लिए इतिहास में जितने मौके मिल जाए, अब वो राणा सांगा हो, वो औरंगजेब हो, वो शिवाजी हो, तमाम चीजें हैं। राणा सांगा के बारे में तो बात हो रही है बहुत सारी। आप मुझे बताइए कि टीपू के साथ लड़ने के लिए मराठों ने अंग्रेजों का साथ लिया था, मिल करके वो गए और उन्होंने वहां श्रृंगेरी के मठ में भी तोड़फोड़ की, वहां से लूट मार भी की, मंदिर भी तोड़े, सब कुछ किया। किसके साथ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ में। आप उनको क्यों नहीं उसी चश्मे से देखते हैं जिस तरीके से आज राणा सांगा को देखने की बात हो रही? भाई बुला लिए तो गद्दार हो गए। जैसा अभी आपने कहा, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो अपने आप में एक नेशन थे, उनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये पार्ट था। आज एक बड़ा हिंदुस्तान बन गया है, तो आप उसको एक रूप में देख रहे हैं। कल को अगर कोई पाकिस्तान और आप जो अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, अगर अफगानिस्तान भारत के साथ में मिल जाता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो तो विदेशी आक्रांता रहा नहीं, बाबर खुद विदेशी आक्रांता रहा नहीं, वो तो फिर हमारा देशी मामला हो गया। तो ऐसा आपने नहीं अहमद होता शाह है भाई, अब्दाली उस का जिक्र जमाने किया। जी, जी। आपने अहमद तो शाह अहमद शाह अब्दाली का जिक्र अब्दाली भी किया, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। अब्दाली इसका नाम था। जी, मैं जी, आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ बताएं। अहमद शाह अब्दाली का आपने जिक्र किया। बिहार में सिवान के एक सांसद हुआ करते थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह। उनकी एक अलग छवि थी, बाहुबली वाली। स्वाभाविक है, कुछ चीजें पुलिस हाँ, रिकॉर्ड में है, सिवान कुछ वाले। न्यायालय के रिकॉर्ड में है, उस छवि को हम वहीं छोड़ देते हैं। अब वो दिवंगत है। एक बार स्टूडेंट लाइफ में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ एक रोचक वाकया। पढ़ने लिखने वाले सांसदों में मैं जितने लोगों से मिला, उनमें मैं उनका भी नाम रखता हूँ। और अहमद शाह अब्दाली, एक बार हम लोग बैठे हुए थे, तो जिस ढंग से वो बता रहे थे, ऐसा लग रहा था हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर बता रहा हो। चर्चा छिड़ गई थी। तो स्टूडेंट लाइफ की बात आपको मैं बता रहा हूँ। मराठे कहां कहां स्ट्रेटेजिक रूप से चूक गए अहमद शाह अब्दाली को हराने में। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश के अंदर पढ़ने लिखने वाले लोग हर तरह की छवि से बंधे होने के बावजूद रहे हैं, परंपरा यही रही। लेकिन आज एक अलग बात चल रही है, जो बात आपने कही ही। आखिरी सवाल पर हम आपके पास आते हैं। आपने अपने ट्विटर पर बड़ा अच्छा लिखा है, थोड़ा सा मजाकिया लहजे में लिखा है कि बेहतर तो ये होता कि ईडी, बाबर के यहाँ ईडी भेज दी जाती, वही जाकर के सच्चाई पता लगा करके लाती। कि क्या है, किसने बुलाया था, बताओ भाई, किसने बुलाया था? क्या लगता है आपको आज की तारीख में ईडी को अब ये सब काम भी सौंपा जाएगा क्या? देखिए, ईडी सीबीआई अब हर वो काम कर रही है जिससे जी, मतलब भारत की केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को कुछ कुछ ना कुछ जी, फायदा हो जाए, जहां से कोई ना कोई मुद्दा निकल जाए। तो जब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे भी सच्चाई को खोजने के लिए इसलिए मैंने लिखा कि भाई ईडी को भी आप भेज दीजिए, और बाबर के सारे ठिकानों के ऊपर अगर एक बार छापा पड़ जाएगा तो सच्चाई बाहर निकल आएगी। जैसे इसके पहले जी, जितने छापे पड़े हैं उसमें सच्चाई निकल गई। इसके पहले एनडीटीवी पे भी छापे पड़े थे, और फिर उसके बाद सच्चाई निकली कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उसके बीच में जो उसको बिक जाना था वो सारी प्रोसेसेस हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप तो ये भी देख रहे हैं कि जहां जहां ईडी के छापे पड़ते हैं, उन कंपनियों का इलेक्टोरल बॉन्ड में दुनिया भर का पैसा उनके द्वारा दिया गया है।
तो ये इसी तरह से सारे मुद्दों का समाधान निकलना है। ईडी आज की डेट में अन्वेषण की सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे रिसर्च और पॉलिटिकल नहीं मैं कहता हूं, बल्कि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए और तमाम तरह की रिसर्च के लिए देश में एक ही एजेंसी होनी चाहिए और वो सारा काम ईडी को दे दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रकार की मुफीद जानकारी निकाल करके वो ले जा करके देश के तानाशाह के कदमों में रख देगी और उसे ही अब हमको सलाम करने की जरूरत पड़ेगी। मनीष जी, यहाँ के राजे रजवाड़े चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, वो क्या थे कहने की जरूरत नहीं है। भले बहुत महान थे, बहुत काम भी उन्होंने किया, लेकिन रणनीतिक लड़ाइयों को लड़ने में वो कितनी चूक करते थे। सोचिए, जॉर्ज वाशिंगटन ने जिस लॉर्ड कॉर्नवालिस को हरा दिया, अमेरिका को आजाद कराया, उन कॉर्नवालिस को अंग्रेजों ने भारत भेज दिया और एक तरह से भारत पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भले ही बाद में डिक्लेयर किया गया, लेकिन भारत के एक बड़े हिस्से पर पहुंचने का रास्ता उसी कॉर्नवालिस ने साफ कर दिया। सोचिए, जो रिजेक्टेड पीस थे, गाजीपुर में उनकी मजार भी है, उनकी कब्र भी है। हाँ, और एक बार नहीं, दो बार भेजा। एक बार वापस जाने के बाद जब दूसरी बार भेजा फिर है, दोबारा तब वो भेजा। गाजीपुर में मैं याद कर रहा तो ना, यहाँ जो रिजेक्टेड पीस थे, जो यहाँ रिजेक्टेड पीस थे, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन ने हरा करके यूएसए बना लिया, आजाद कर लिया, वो भी यहाँ आकर कामयाब हो जाते थे। तो कम से कम वीरता और रणनीतिक चूक दोनों दो चीजें होती है। तो कभी भी इस रैशनल को, इस चीज को समझते हुए हमें इतिहास की व्याख्या करनी चाहिए, और इतिहास की व्याख्या बौद्धिक लोग ही करें, तभी बेहतर है। इतिहास की व्याख्या वैसे लोग ना करें जिन्हें इतिहास का कुछ नहीं पता है, तो निश्चित तौर पर इसी तरह की उल्टी सीधी बातें, उटपटांग बातें कि इसने ये कह दिया, कौआ कान लेकर चला गया तो कान देखे बिना कौआ के पीछे भागो, यही चल रहा है इस देश में। और आज के दौर में राणा सांगा के ऊपर रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद राणा सांगा मुद्दा नहीं रहे, रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी कर दी वो मुद्दा हो गया। वो एक खास पार्टी से आते हैं, लेकिन उनके वैचारिक एफिलिएशन को समझे बिना, वो किस राजनेता के द्वारा राजनीति में उंगली पकड़ के सियासत का ककारा सिखाए गए, इन सब को समझे बिना जिस ढंग से ये पूरा खेल खेला जा रहा है, आम जनता को ये बताने की जरूरत थी। अब चूंकि सारी बातें मनीष जी एक्स पर लिखते रहते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहां डिजिटल डिवाइड इतनी बड़ी है कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी पूछिए मत। तो मनीष जी को मुझे उसी डिजिटल डिवाइड वाली चीजों को, जो ये बाहर लिखते हैं, एक्स पर लिखते हैं और सीमित दायरे में लिखते हैं, तो सामने आ जाए वो सारी चीजें, इसके लिए मैंने मनीष जी को आज आमंत्रित किया। और काफी अच्छे तरीके से मनीष जी ने तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को सरल शब्दों में रखने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बेवजह है, इस विवाद की यहाँ कोई जगह नहीं थी। हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके दर्शकों को अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई भी बात हो, कोई भी ऐतिहासिक घटनाक्रम हो, आप उसे उस दौर के चश्मे से देखिए, उस दौर के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। आज बैठ करके अगर आप किसी के बारे में भी कोई भी टिक्का टिप्पणी करेंगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, औरंगजेब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांगा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे और आपके इर्द गिर्द का जो परिवेश है उसका बहुत कुछ बिगड़ने वाला है और उसके माध्यम से हमारे अपने बच्चों की आने वाली लाइफ के ऊपर में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो मिनटों का जो मजा होता है ट्रोल करने का या शोर करने का, उससे बचें और गंभीरता से चीजों को सोचें। ये बिल्कुल सही कहा आपने। 2020 क्रिकेट के जमाने में इतिहास भी 2020 की तरफ पढ़ा जा रहा है। खैर, ये दौर जल्दी बीतेगा, उम्मीद है। नमस्कार। शुक्रिया।